एविडेंस में आपका 32 चल रहा था और आपका प्रयास ये किया जाए कि आपका जो 22 है आज समाप्त कर दिया जाए। जितने एंगल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वे सभी एंगल आपको बताए गए थे। फिर एक बार आवश्यक तत्वों को तोड़ लिया जाए, यानी कि आवश्यक तत्व हमने बताए थे डाइन डिक्लेरेशन यानी कि मृत्युकालिक कथन के। देखिए आवश्यक तत्व अलग से नहीं निकाले जाते, जो बेयर एक्ट में शब्द है उसी को हमने अलग अलग किया था और उसी को आपका समझाना भी है। पहला ये है कि स्टेटमेंट दिया गया हो, कथन किया गया हो, कथन कैसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो मर गया हो, यानी कि जिसकी क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो। दूसरा ये है कि कथन द्वारा उसने अपने स्वयं के, ये पिछली बार यूपीजे में आया था, स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, यानी कि उसकी मृत्यु स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो। तीसरा पॉइंट ये है कि स्वयं के मृत्यु के कारण के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन उस संव्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शन संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया है, जिस कंडीशन में उसकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ऐसे जो कथन हैं वह क्या होंगे, साक्ष्य में रेलेवेंट होंगे, यानी कि साक्ष्य में क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे कार्यवाही की प्रकृति कैसी ही क्यों न हो। यानी कि कार्यवाही की प्रकृति या नेचर में हम तोड़े थे, चाहे वह सिविल कार्यवाही हो या क्रिमिनल यानी कि आपराधिक। और एक शब्द और था कि चाहे कथन करते समय उसे मृत्यु की प्रत्याशंका हो या न हो, यानी कि मृत्यु की पूर्ण आशंका हो भी सकती है और पूर्ण आशंका नहीं भी हो सकती है। यानी कि चाहे उसे मृत्यु की पूर्ण आशंका हो या आशंका न हो, फिर भी ऐसा कथन मृत्युकालिक कथन माना जाएगा। ये बेयर एक्ट की भाषा को अलग अलग किया गया। इसी को आपका सामान्य भाषा में एसेंशियल एलिमेंट कहते हैं या मृत्युकालिक कथन के आवश्यक तत्व। तो आपका हमने अलग से नहीं बताया, फिर एक बार याद रखिए हमने बेयर एक्ट को क्या किया, अलग अलग। इसके पहले हम बता चुके हैं, मृत्युकालिक कथन की परिभाषा बता चुके हैं और एक केस का सपोर्ट दिलवाए थे। वह केस यूपीजे और एपीओ में भी आ चुका है, रास बिहारी यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। और उसमें ये भी बताया गया कि सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपका आता है भाई कि किस केस में सुसंगतता और ग्राह्यता में अंतर बताया गया। तो वह केस बताया गया था रास बिहारी यादव वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। और मृत्युकालिक कथन को परिभाषित भी किया गया था। इसके बाद हमने जो भाई रिवीजन 1-2 मिनट करवा दिया जाए तब नए से शुरू किया जाए। इसके हमने बताया था इसके बाद कि मृत्युकालिक कथन आपका क्यों साक्ष्य में स्वीकार किए गए हैं। तो 3 विद्वानों का कोटेशन हमने बताया था और सामान्य बातों में 3 आधार बताए थे, या जूरिस्प्रूडेंशियल बेस कहिए, विधिशास्त्रीय आधार कहिए। और पिछली बार आपका उत्तराखंड सिविल जज की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया भी था कि मृत्युकालिक कथन को सुसंगत बनाने का आधार क्या है। तो आया 4 ऑप्शन दिया था, उसमें एक ऑप्शन निसेसिटी थी यानी कि आवश्यकता थी, लेकिन हमने 3 आधार बताए थे, वो ठीक है एक आधार दिया। तीनों आधार याद रखिएगा। पहला कौन था हमने बताया, आवश्यकता। दूसरा हमने विश्वसनीयता और तीसरा हमने क्या बताया था, अन्य साक्ष्य का अभाव। इसके बाद हम बेयर एक्ट तोड़े थे। आपका कथन किया गया हो तो पहला तो ये है कि
कि आपका, हाँ, कथन किया गया हो तो कथन कैसे किया जा सकता है बताइए। मौखिक किया जा सकता है कि नहीं, लिखित किया जा सकता है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट किया जा सकता है कि नहीं, और आपका संकेत या इशारों द्वारा किया जा सकता है कि नहीं। इस पर फिर आपका केस बनता है। बताया गया था क्वीन इम्प्रेस वर्सेज अब्दुल्ला। 4 जज थे, 3 जजों ने 32 में माना इशारा मौखिक कथन, लेकिन एक जज भी याद रखना है, वह अल्पमत में निर्णय दिए थे। जस्टिस महमूद और एविडेंस की धारा 8 के तहत पीड़िता का पश्चातवर्ती आचरण माने थे इशारा को, सब्सिक्वेंट कंडक्ट माने थे। इसके बाद हमने बताया था कि जिस व्यक्ति का कथन है उसकी डेथ हो गई हो तो डेथ पर आपका ये बताया गया था कि, हाँ, मृत्यु पहले आइए भाई। मृत्यु हमने बताया था कि मृत्यु का मतलब हुआ सभी प्रकार के मृत्यु, चाहे वह हत्या हो या आपराधिक मानववध हो या दहेज हत्या हो, उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा हत्या हो, दुर्घटना हो या सुसाइड, जैसे बाबा ने कर लिया हमारे भाई, सबके बाबा, बाबा ने कर लिया, बस एक लाइन में कर लिया सुसाइड। तो सुसाइड के पहले बाबा ने जो लेटर लिखा, क्या वह डीडी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। और 306 के तहत ऐसे व्यक्ति जो बाबा को उत्प्रेरित कर दिए कि अब आप मर जाइए, जिंदा रहकर क्या करेंगे, क्योंकि अब आपका जो लड़कियों के साथ आपका रिलेशन है वह हमारे पास वीडियो है, हम क्या कर देंगे, वायरल कर देंगे, नहीं तो चेला को सारी संपत्ति दे दीजिए। यानी कि गुरु गुड़ रह गए और चेला क्या हो गया, चीनी। और ज़्यादा चीनी के चक्कर में पड़ गया, यानी कि पैसे के, तो चला गया जेल। पर ज़्यादा पैसे के चक्कर में चेला चाह रहा था कि हम ज़्यादा पैसा पहले ही ले लें बाबा के मरने के पहले, तो बाबा खुद मर गए। लो पैसा 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 पैसा, सब पैसा का खेल है। और आपका चेला ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध है, और तमाम वीडियो आप देख सकते हैं। जैसे ही सर्च मारेंगे ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक के वीडियो आ जाएंगे, तो भाई बता जाए भाई कौन बाबा। एक बाबा थे, अब थे अब नहीं रहे। आगे देखिए देखिए भाई आगे आपका। तो पहला तो आपका मृत्यु में कैसी मृत्यु, फिर बैक होइए, मृत्यु में कौन सी मृत्यु शामिल है, तो आपका सभी मार्क कराइएगा ये नहीं। लेकिन अब यहीं से इंग्लैंड में जो अंतर है अलग से मैं बताऊंगा अभी 6 अंतर, क्योंकि मेंस में भी वो आता है। लेकिन अभी से आपका जो इंग्लैंड और भारत में मृत्युकालिक कथन में अंतर है, पहले ही पोजीशन से शुरू कर देना है। इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन केवल और केवल एक तो आपराधिक मामलों में सुसंगत होता है, सिविल में नहीं। लेकिन भारत में आपका स्पष्ट लिखा गया है बेयर एक्ट, चाहे कार्यवाही की प्रकृति या नेचर कैसा ही क्यों न रहे, यानी कि भारत में मृत्युकालिक कथन सिविल मामलों में भी रेलेवेंट होगा और किस में, क्रिमिनल। लेकिन इंग्लैंड में केवल किस में, क्रिमिनल। पहला अंतर याद रखिए, हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन तो निश्चित आएगा प्री में, लेकिन उत्तराखंड ने 2 या 3 क्वेश्चन भी बना दिया, तो सतर्क रहना है हमेशा। दूसरा अंतर आपका जो हमें मृत्यु पर दिखाना है, इंग्लैंड में केवल और केवल हत्या और हत्या की कोट में न आने वाले आपराधिक मानववध केवल 2 आपराधिक मामलों में ही मृत्युकालिक कथन रेलेवेंट होता है, सुसंगत होता है। लेकिन भारत में अभी हमने बताया आत्महत्या, दहेज हत्या, उपेक्षापूर्ण मृत्यु, दुर्घटना, हत्या, हत्या की श्रेणी में न आने वाले आपराधिक मानववध इत्यादि में आपका सब में रेलेवेंट होगा,
यानी कि ऐसा कथन सब में क्या होगा, सुसंगत। तो अब मृत्यु पर आ जाइए। ये साबित करना ही होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह अब मर गया है। हाँ, देखिए एक और पॉइंट आपका, कथन किसके समक्ष किया जा सकता है, ये छूट गया क्योंकि ये कथन में ही बताना है। कथन किसके समक्ष किया जा सकता है, इस पर भी तमाम क्वेश्चन बनते हैं। तो 4-5 उदाहरण देखिए। देखिए, मृत्युकालिक कथन किसी भी व्यक्ति के समक्ष किया जा सकता है। अब मित्र के समक्ष भी, घर वालों के समक्ष भी, पुलिस के समक्ष भी, मजिस्ट्रेट के समक्ष भी, सहकैदी के समक्ष भी, डॉक्टर के समक्ष भी। तो क्वेश्चन आपका समस्यात्मक बनाता है। देखिए कैसे 3-4 समस्या उठाया जाए। एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराता है और एफआईआर में अपनी चोटों का वर्णन करता है और किसने उसे ये चोट पहुंचाई ये भी बताता है। फिर अस्पताल में 2 दिन बाद वह दम तोड़ देता है और उसी चोट के कारण ही वह दम तोड़ देता है। तो क्या ये कथन जो एफआईआर में दर्ज है अब क्या मृत्युकालिक कथन बन जाएगा कि नहीं, मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं? 32(1) में आपका मने सुसंगत होगा कि नहीं होगा, भले ही वह किसके समक्ष किया गया हो, पुलिस। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति पुलिस के समक्ष सीआरपीसी की धारा 161 का अपना बयान दर्ज कराता है और बयान दर्ज कराने के बाद वह मर जाता है और उसने अपने बयान में अपने मृत्यु के कारणों के बारे में बताया है या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में बताया है जिसमें उसकी मृत्यु हुई। तो एविडेंस की सीआरपीसी की धारा 162 तुरंत दिमाग में अप्लाई करना है कि सीआरपीसी की धारा 162 ये बताती है कि ऐसा जो स्टेटमेंट होगा वह मृत्युकालिक कथन माना जाएगा और 162 में अपवाद दिया गया है। याद रखिए अपवाद क्या है, दिया गया है। तीसरा ये देखा जाए, एक मान लीजिए महिला है, उसके साथ दुराचार होता है, वह सीआरपीसी की धारा 164 के तहत 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना स्टेटमेंट या बयान या कथन दर्ज कराती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या वह जो बयान है वह अब डीडी में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? और निर्भया कांड जो दिल्ली का हुआ था उसमें बता दिया जाए, मुख्य रूप से जो अभियुक्तों को सजा मिली थी वह इसी आधार पर मिली थी कि पीड़िता ने 164 सीआरपीसी में बयान दर्ज कराया था और जैसे ही वो मरी तो वह बयान किस में कन्वर्ट हो गया, डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन। इसके बाद आपका 3 बता, हाँ ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा बल किसका होता है, पुलिस द्वारा लिखे गए मृत्युकालिक कथन का कि मजिस्ट्रेट द्वारा कि आम जनता द्वारा कि परिवार के लोगों द्वारा? तो सबसे ज़्यादा महत्व जो दिया जाता है किसके द्वारा? और मजिस्ट्रेट जब कथन लिखता है, स्टेटमेंट लिखता है तो सीआरपीसी की धारा के तहत 164। अब आइए, ये तो आपका किसके समक्ष किया जा सकता है इस बिंदु को बताया गया। अगला बिंदु आया जाए, अगर व्यक्ति मरा नहीं तब क्या होगा, क्या वह मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं? तो किसी भी हाल में अगर कथन करने के बाद वह नहीं मरा तो मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा। तो ऐसे कथन का प्रयोग क्या होगा? तो इंग्लैंड और भारत में ये तीसरा अंतर चौथा अंतर बता रहा हूँ मैं, 3 अंतर मैं बता चुका हूँ। इंग्लैंड की जहाँ तक बात है,
अगर कथनकर्ता कथन करने के बाद मरता नहीं है तो उस कथन का कोई साक्ष्य में महत्व नहीं होता। ये इंग्लैंड का नियम है। लेकिन भारत में ऐसे व्यक्ति के कथन को मृत्युकालिक कथन तो नहीं माना जाएगा, लेकिन दो सेक्शन काम करेंगे एविडेंस के, वो रट कर जाइएगा। ऐसे अगर वह व्यक्ति न्यायालय में गवाह के रूप में पेश होता है तो उसका कथन एविडेंस की धारा 145 के तहत खंडन के लिए, यानी कि आपका कंट्राडिक्शन के लिए, विरोध के लिए, या एविडेंस की धारा 157 के तहत कार्बोरेशन या संपुष्टि के लिए या समर्थन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। बहुत पूछा जाता है, दो सेक्शन रटे रहिए। अब आइए दो सेक्शन और बताया गया था 104 और 136 पर गौर करना है। जिस व्यक्ति का जो पक्षकार मृत्युकालिक कथन पेश करना चाहता है, इसके पहले उसे न्यायालय में साबित करना होगा कि जिस व्यक्ति का स्टेटमेंट है उसकी मृत्यु हो गई है, यानी कि वह व्यक्ति अब क्या हो गया है, मर गया है। तो एविडेंस की धारा याद रखना है 104 यानी कि 104। लेकिन न्यायालय इस नियम को शिथिल कर सकता है, छूट नहीं देगा, थोड़ा बहुत शिथिल कर सकता है। 136 धारा के तहत 136 के तहत मृत्युकालिक कथन को पहले स्वीकार कर ले और मृत्यु साबित करना कह दे आप बाद में करिए, लेकिन छूट नहीं दी जाएगी। भले बाद में न्यायालय कहे, हर हाल में ये साबित करना ही होगा कि जिस व्यक्ति का कथन है वह अब क्या हो गया है, मर गया है। पहले न साबित करके छूट थोड़ा शिथिल नियम किया जा सकता है, और कब साबित करना पड़ेगा, बाद में। इतना आपका बता गया था। केस भी आपका भाई याद रखना। हेलो, 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 हेलो। देखिए आपका ये इतना बताया गया था, अब आगे बढ़ा जाए कह करके। दूसरा जो यूपीजे में क्वेश्चन आया था पिछली बार, वह कथन किया हो और कथनकर्ता मर गया हो, और ऐसे कथन द्वारा वह अपने स्वयं के या सेल्फ के या अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो। अब यहाँ जो प्री में क्वेश्चन आता है कि मृत्युकालिक कथन कब सुसंगत होगा, जब वह जो मृतक हैं वह अपने मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, अन्य व्यक्तियों के मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, दोनों इनमें से कोई नहीं, तो पॉइंट स्पष्ट बेयर एक लिखता है कि किसकी मृत्यु के कारण के बारे में बताया हो, स्वयं की या अपनी। अगर वह दूसरे के मृत्यु के कारण के बारे में बताता है तब वह कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत नहीं होगा। करेंट मुद्दा बाबा है, बाबा ने अपनी मृत्यु के कारणों का क्या किया है, लेटर में उल्लेख किया है, अतः आपका मर भी गए तो एक आपका ये जो कथन होगा 32(1) के तहत रेलेवेंट होगा,
मृत्युकालिक कथन माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं भाई। अगला देखिए आपका, अब अगर वह कथन मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं है तो वह रेलेवेंट नहीं होगा। और यहाँ आपका बिहार जे में एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बना है, एक स्त्री है, दुराचार उसके साथ होता है, वह कहती है कि हमारे साथ दुराचार हुआ है, उसके बाद 2-4 दिन बाद वह स्वयं आत्महत्या कर लेती है, तो उसका कथन मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका ये कथन उसके मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं है। ये केस आया था एक। अगला देखिए आगे, इसको और डिटेल में हम बताएंगे, अगला पॉइंट पर बढ़ा जाए कह करके। देखिए, मृत्यु के कारण से डायरेक्ट जो कथन रिलेटेड होते हैं वह तो मृत्युकालिक कथन माने ही जाएंगे, लेकिन एक और बात को भी मृत्युकालिक कथन माना गया है, उस ट्रांजैक्शन या उस संव्यवहार, माने कथन उस ट्रांजैक्शन या उस संव्यवहार की परिस्थिति के बारे में किया गया हो, जिस हालात में, जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में उस व्यक्ति की क्या हुई है, मृत्यु। देखिए, जो संव्यवहार की परिस्थितियां होती हैं, अब यहाँ 2-3 नियम अच्छे से याद रखना है। संव्यवहार की जो परिस्थितियां होती हैं या घटना की जो परिस्थितियां होती हैं, वह सीधे तौर पे मृत्यु का कारण नहीं बताती, लेकिन कुछ ऐसे हालात बताती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां बताती हैं जिसमें कि उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो भले वह डायरेक्ट रीजन न बता रहा हो मृत्यु का, लेकिन वे हालात भी, जिस हालात में मृत्यु हुई और उस हालात में जो कथन किए गए हैं, अगर वह उसके मृत्यु से रिलेटेड हैं, तो वे कथन भी मृत्युकालिक कथन माने जाएंगे और धारा 32(1) में क्या होंगे, सुसंगत। अर्थात जो कथन सीधे या डायरेक्ट रूप से मृत्यु का कारण तो नहीं बताते, लेकिन उन हालातों को बताते हैं जिन हालातों में किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो वह कथन भी मृत्युकालिक कथन माने जाएंगे। भले कथन करते समय व्यक्ति को चोट लगी हो न लगी हो, या भले कथन करते समय उसे जरा भी आशंका न हो कि ये कथन करने के बाद मैं मर जाऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस पर केस याद रखना है, और केस आपका पीएन स्वामी का है, और मैं संस्कृति में बता चुका हूँ, इस विषय पर केस लिखना पड़ेगा। कौन सा? पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर। देखिए क्या हुआ था, फिर मैं बता रहा हूँ दोबारा। एक बार कन्फेशन की परिभाषा में मैं बता चुका हूँ। पाकला नारायण स्वामी वर्सेज इम्परर का जो केस है, ये 1939 का है। जस्टिस याद रखिएगा, पूछा गया है लॉर्ड एटकिन। भाई याद रखिए, कौन जज थे? लॉर्ड एटकिन। अब देखिए आपका क्वेश्चन का मॉडल देखिए भाई, संस्वीकृति की परिभाषा किस केस में दी गई? तो आपका जवाब रहेगा पाकला नारायण स्वामी, या शॉर्टकट में पीएन स्वामी वर्सेज इम्परर। किस जज ने दी? तो दूसरा क्या मार कराएंगे? लॉर्ड एटकिन। रटिए। तीसरा एंगल देखा जाए, पाकला नारायण स्वामी का केस किससे रिलेटेड है? यही गलती होगी, संस्वीकृति बिल्कुल न मारिएगा। किसमें बताया जा रहा है? 32(1) में, यानी कि डीडी में या डाइन डिक्लेरेशन में। तो आपका क्वेश्चन ये बना था कि पाकला नारायण स्वामी का केस किससे संबंधित है? दे देगा संस्वीकृति से, दे देगा मृत्युकालिक कथन से, विबंध से, और आपका दे देगा रेस जेस्टे से। तो आप क्या मार कर आएंगे? आपका डीडी या डाइंग डिक्लेरेशन। देखिए क्या हुआ था, फिर एक बार बताया जाए।
और संव्यवहार की परिस्थिति बताया जाएगा और तुरंत भारत और इंग्लैंड में एक अंतर और निकालना है। देखिए इसमें आपका जो कुरी नकराजू था उसकी हत्या हुई थी। अब एमपी में पूछा जाता है कि कुरी नकराजू कौन था, तो कुरी नकराजू पीथमपुर के दीवान दीवान माने आपका पाकला कौन था, तो पाकला कौन था पूछा जाता है, तो यह पीथमपुर के, पूरा वाक्य याद रखिएगा, पीथमपुर के दीवान के चपरासी कुर्री नकराजू का दामाद था। सुने कि नहीं दामाद? भाई दामाद मतलब कि कुर्री नकराजू की पुत्री का विवाह पाकला से हुआ था। तो सुने होंगे गांव में कहा जाता है, शहर में तो थोड़ा कम रिस्पेक्ट दिया जाता है, गांव में कहा जाता है कि दामाद जी आ गए। भाई बहुत आपका, जैसे छोटे छोटे बच्चे अपना बोलते हैं ना, मौसा जी आ गए, मौसा जी आ गए, एक नंबर वाले आ गए अब एक नंबर वाले आ गए, इनकी खातिरदारी ज्यादा की जाए, तो उसी प्रकार दामाद जी आ गए, 2-4 साल पर आए हैं, अगर खातिरदारी में जरा भी कमी रह गई तो फिर आपका ससुराल का मुख नहीं देखेंगे। अतः ऐसी दशा में इनकी खातिरदारी क्या किया जाए, ज़्यादा। तो भाई अब खातिरदारी होती है उसमें सभी लोगों के घर में होती है, कोई इसमें अब आके देखिए। तो कुर्री नकराजू कौन था अब तो याद हो जाए। पीथमपुर के दीवान के नहीं, पाकला कौन था, तो पाकला जो था पीथमपुर के दीवान के चपरासी कुर्री नकराजू का दामाद था। यही मार कराइएगा। यानी कि पाकला का विवाह कुर्री नकराजू की पुत्री से हुआ था। पाकला उधार पैसा लिया था और इसी उधारी के चक्कर में पाकला की पत्नी ने यानी कि कुर्री नकराजू की बिटिया ने पिता को पत्र लिखा कि पिताजी आइए और आकर मिल भी लीजिए और अपना उधार पैसा क्या करिए, ले जाइए। आपका कुर्री नकराजू घर से निकला लेकिन आपका मिला नहीं, मैंने मिला नहीं, और 2 दिन बाद 8 टुकड़ों में एक 3rd क्लास के रेलवे डिब्बे में एक ट्रंक यानी कि आपका बक्से में उसकी लाश पाई गई। अब पुलिस छानबीन शुरू की और छानबीन जब शुरू की तो तमाम साक्ष्य मिले कि हाँ पाकला ने ही ये बक्सा खरीदा। 2 लोगों को बुलाया और पाकला उठवाकर इक्का पर लदवाया, फिर स्टेशन पर उतरा तो कुली बुलाया और कुली बुलाकर उस बोगी में रखवाया। ये सब परिस्थितियां साबित की गई, कोई घटना देखा नहीं था। जब कुर्री नकराजू अपनी पत्नी से ये कहा कि देखो ये लेटर आया है दामाद जी के यहाँ से और मैं जा रहा हूँ और पैसा भी लाऊंगा और मिल भी लूँगा, ये जो स्टेटमेंट था जब कुर्री नकराजू ने अपनी पत्नी से कहा था तो क्या उसे जरा भी मृत्यु का भय था? नहीं। यानी कि पहला क्वेश्चन, इंग्लैंड और भारत में यही अटैक करना है आपका नियमों पर। इंग्लैंड में यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति मृत्युकालिक कथन कर रहा है उसे आशंका ही नहीं पूर्ण आशंका हो, प्रत्याशंका हो कि कथन करने के बाद अब उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन भारत में आपका आशंका हो या आशंका न हो, मृत्युकालिक कथन सुसंगत होते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण पीएन स्वामी का वाद है, जो अपनी पत्नी से वह कहा कि मैं जा रहा हूँ पैसा लेने, लेटर आया है। ये जो कथन है और लेटर दिखाना, ये मृत्यु का सीधा कारण नहीं बताता, लेकिन उस हालात को, उस कंडीशन को, उस परिस्थिति को अवश्य बताता है जिस हालात में किसकी मृत्यु हुई, कुर्री नकराजू की। तो इसे भी मृत्युकालिक कथन माना गया। अब इंग्लैंड में फिर एक केस आता है, उसको कोरिलेट किया जाए भाई।
आपका इसी पर कोरिलेट करके पढ़ना है और आपका मृत्यु की प्रत्याशंका पर। लेकिन एक अंतर तो याद रखिए कि भारत में मृत्युकालिक कथन करते समय मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं है, जबकि इंग्लैंड में मृत्यु की पूर्ण आशंका होना आवश्यक है। एक और अंतर यहाँ जान लीजिए। अब बताइए, कुरी नकराजू जब ये कथन किया था अपनी पत्नी से, घटना के पूर्व किया था कि घटना के बाद? घटना के पूर्व। तो तुरंत अंतर एक और निकाल लीजिए। भारत में जो कथन है वह घटना के पूर्व भी किया जा सकता है और घटना के बाद, लेकिन हर हाल में मरने के पूर्व। लेकिन इंग्लैंड में जब भी कथन किया जाएगा घटना के बाद किया जाएगा। अगर घटना के पूर्व किया जाता है तो वह कथन किसी भी हाल में साक्ष्य में सुसंगत नहीं होगा। ये इंग्लैंड का नियम है। अब जो हमने बताया मृत्यु की प्रत्याशंका पर आइए। भारत में यह आवश्यक नहीं है कि कथनकर्ता को कथन, अब इसको बता भी दिया जाए, भारत में यह आवश्यक नहीं है कि जब व्यक्ति कथन मृत्युकालिक कथन कर रहा है उसे मृत्यु की पूर्ण आशंका हो। ये हो भी सकती है आशंका और नहीं भी। और कथन घटना के पहले भी किया जा सकता है, यानी कि चोट पहुंचने के पहले भी। और कथन तब भी किया जा सकता है जब जरा भी मन में भय न हो कि अब हमारी क्या हो जाएगी, मृत्यु। ये भारत का नियम है। अब इंग्लैंड का नियम केस सहित याद रखिएगा। देखिए, इंग्लैंड का नियम जो केस सहित पढ़ना है, ये केस शुद्ध रूप से एविडेंस की धारा 6 पर आधारित है। आपका रेस जेस्टे या एक ही संव्यवहार का भाग या तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत जो यूपी में दिया था, एक ही है। रेस जेस्टे आए, एक ही संव्यवहार का भाग आए, तथ्य एवं कार्य का सिद्धांत आए, तो कौन सेक्शन मार्क कराना है? 6। देखिए आपका हुआ क्या था, केस हम बता दें। आर वर्सेज वेडिंग फील्ड, आर वर्सेज वेडिंग फील्ड का केस है। और इसमें जो जज महोदय थे काकबर्न, इसमें हुआ क्या था, वेडिंग फील्ड पर यह आरोप था कि उसने अपनी पत्नी का गला मने काट कर हत्या की है। उसने गला काटा कमरे में। उसकी पत्नी भागते हुए आंगन में आई। आंगन में उसकी चाची थी और अपने चाची से कही कि ओ मेरी डियर आंटी, यानी कि ओ मेरी प्यारी चाची, देखो वेडिंग फील्ड ने मेरी क्या हालत कर दी है। उसके बाद उस औरत की मृत्यु हो गई। और अब आपका आया कि क्या ये कथन डीडी माना जाए कि नहीं। तो जस्टिस काकबर्न ने कहा कि जब वह स्त्री कथन कर रही थी अपने चाची से, तो उसे पूर्ण विश्वास नहीं था कि कथन करने के बाद वह मर जाएगी। अतः इस कथन को डाइन डिक्लेरेशन नहीं माना जाएगा। लेकिन भारत में माना जाएगा। ये कहाँ का नियम बताया गया? इंग्लैंड का। ये याद रखिए। अब आइए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपका संव्यवहार हमने बताया क्या होता है, हालात। इसके बाद ऐसे कथन सुसंगत होते हैं, रेलेवेंट होते हैं, चाहे कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों न रही हो। फिर अब यहाँ हम बता ही चुके हैं, यानी कि भारत में जो मृत्युकालिक कथन है वह सिविल मामलों में भी पेश किया जा सकता है, क्रिमिनल मामलों में भी, दोनों में। लेकिन फिर एक बार इंग्लैंड का नियम याद रखिए। इंग्लैंड में आपका केवल किस में पेश किया जा सकता है? आपराधिक में। अब अगला इसमें शब्द है आशंका। तो आशंका बता ही दी गई
अब आइए एक के देखा जाए दहेज हत्या का। 2-3 केस बचे हैं अब। आपका SBS वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, SBS वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद देखा जाए, इसमें देखिए क्या हुआ। इस केस में एक स्त्री ने अपने मायके में अपने घर पर लेटर भेजा कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। तत्पश्चात 2-4 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। या तो फोन से कहा हो, या लेटर भेजा हो, या मैसेज किया हो, कुछ भी हो सकता है, या ईमेल कर दिया। अब ये समस्या है कि क्या उस स्त्री द्वारा जो कथन किया गया, क्या वह मृत्युकालिक कथन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, और इसमें आपका बचना मुश्किल रहता है। इसके बाद आइए पंचशील का सिद्धांत देखा जाए। आपका प्री में भी पूछा गया है और आपका मेंस में भी ये लिखना है। देखिए भाई, आपका जो क्वेश्चन बना है वह ये बना है कि मृत्युकालिक कथन के बारे में आपका पंचशील का सिद्धांत किस केस में प्रतिपादित किया गया। इसको भले अलग से लिख लीजिए। पंचशील मतलब कि 5 स्वर्णिम नियम या 5 गोल्डन रूल बताया गया। 5 स्वर्णिम नियम, या ये नोट्स में नहीं भाई लिख लीजिए। आपका जिन लोग को, जो लोग भाई नोट्स लिए हैं, नोट्स में ये नहीं है, अलग से थोड़ा ऐड कर लीजिए। 5 गोल्डन रूल इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा। 5 गोल्डन रूल या 5 स्वर्णिम नियम, 5 स्वर्णिम नियम या 5 सुनहरा नियम या पंचशील का सिद्धांत, यही क्वेश्चन आता है। या पंचशील, पंचशील पूछा गया है, तो आपका जवाब रहेगा शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। शारदा विरधि चंद्र शारदा केस लिख लीजिए, वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये केस आपका यूपी में आ चुका है, और ये गलत ना हो भाई, रिपीट करे पंचशील का सिद्धांत। देखिए आगे इसके बढ़ा जाए। आपका अब जो हमें बताना है, आपका 2 एंगल और चलना है। पहला, इंग्लैंड और भारत में अंतर, फिर से हम बता रहे हैं अलग से भी। और दूसरा, मृत्युकालिक कथन का एविडेंशियल वैल्यू, यानी कि साक्ष्य में महत्व। तो साक्ष्य में महत्व के लिए 2 से 3 केस कम से कम लिखेंगे। लेकिन पहले एक बार और, भारत और इंग्लैंड में अंतर भी मेंस में पूछा जाता है, तो अब तो 5 अंतर आपको याद हो जाना चाहिए, इतनी बार बताया गया। तो आप देखिए, एक एक अंतर को फिर हम उठा रहे हैं, एक एक अंतर को फिर हम बता रहे हैं 5 मिनट में इसको निपटा के तब, क्योंकि 32 भाई आज समाप्त कर देना है। आपका इधर इंग्लैंड का नियम हम बता रहे हैं, और मृत्युकालिक कथन के बारे में इधर भारत का नियम। तो पहला आप बताइए, एक एक अंतर हम आपका बताए भी हैं। इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन सिविल मामलों में सुसंगत होगा कि क्रिमिनल मामलों में, कि दोनों मामलों में? पहला अंतर तो यही निकालिए। तो इंग्लैंड में आपका केवल और केवल आपराधिक मामलों में या क्रिमिनल मामलों में ही मृत्युकालिक कथन रेलेवेंट होता है। तो भारत में बताइए, अभी तो बताया गया, भारत में किस मामले में? आपराधिक की, सिविल की, दोनों? दोनों। बस भाई, भारत में किस मामले में? सिविल की, आपराधिक की, दोनों? दोनों। अब दूसरा अंतर देखिए भाई, कई अंतर बताया जा चुका है, दूसरा देखिए। इंग्लैंड में सभी आपराधिक मामलों में ये कथन सुसंगत नहीं होता
केवल दो मामले में होता है, और वह मामला कौन कौन सा है? तो पहला मर्डर या हत्या, और दूसरा हत्या की श्रेणी में या कोर्ट में न आने वाला आपराधिक मानववध। ये इंग्लैंड का नियम है। तो भारत में अभी बताया गया, भारत में आपराधिक मामलों में किन आपराधिक मामलों में ये कथन सुसंगत होगा? केवल हत्या की आपराधिक मानववध की? सभी सभी। हम क्या बताए थे? सभी। तीसरा अंतर आइए, इंग्लैंड में मृत्युकालिक कथन करते समय कथनकर्ता को पूर्ण प्रत्याशंका हो, यानी कि पूर्ण आशंका हो कि कथन करने के बाद उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। अब भारत में अभी बताया गया, आप लोग बताइए, भारत में आशंका होना आवश्यक है कि आवश्यक नहीं है? तो आवश्यक नहीं है। मृत्यु की प्रत्याशंका हो भी सकती है और नहीं भी। अगला अंतर आइए, इंग्लैंड में कथन सदैव घटना के बाद ही किया जाना चाहिए, यानी कि जब पीड़ित को चोट पहुंचा दी गई उसके बाद का ही कथन होना चाहिए। अब भारत में बताइए, घटना के पूर्व कथन किया जाता है कि बाद में कि दोनों? तो क्या मार कराएंगे? दोनों। और किस केस में हमने अभी बताया कि भले घटना के पहले कथन किया कि मैं लेटर आया है, मैं पैसा लेने जा रहा हूं, तो आपका पीएन स्वामी। अगला अंतर देखिए, जहां तक इंग्लैंड की बात है, अगर कथन करने वाला कथन के बाद नहीं मरता तो उस कथन का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन भारत में अगर कथन करने के बाद कथनकर्ता जिंदा बच जाता है तो उस कथन का महत्व है। मृत्युकालिक कथन तो नहीं माना जाएगा। लेकिन कहाँ से गवर्न करवाएंगे? अभी बताया गया, दो सेक्शन एविडेंस के कौन कौन बताया गया था? 145 में किसके लिए? खंडन की संपुष्टि, और 157 में संपुष्टि। तो दो धारा और याद कर लीजिए। अब आइए आप लोग बताइए, किसका नियम कठोर है और किसका उदार है? इंग्लैंड का नियम कठोर और भारत का क्या? उदार। आपका इस प्रकार आपका जो 5-6 अंतर इंग्लैंड और भारत में था, ये प्रयास ये करिए कि भाई पढ़ाते समय कुछ याद कर लीजिए, ताकि घर पर अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ें। 2-2 बार पढ़ाया जा रहा है और लोग इसीलिए एग्जाम के समय भाई रिवीजन करने आते हैं कि पढ़ाते समय जो याद हो जाएगा वो जैसे भूत नाचता रहता है ना दिमाग में, वैसे ही जाकर देखिएगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो यही लेक्चर आपके दिमाग में नाचेगा, वो पोथी पत्रा ज़्यादा काम नहीं करेगा। और तमाम लोग आकर कहते हैं कि जो आप लेक्चर देते हैं उसी में दम रहता है और वहीं एग्जाम में क्या रहता है दिमाग में। और जो उदाहरण देते हैं गुरु चेले का, तो आ ही गया था बिहार में भाई, मैंने खूब उदाहरण दिया गया था 200 बार गुरु चेला, और पूछ ही लिया था डायरेक्ट कि गुरु चेला का रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट की किस धारा में आएगा? तो 16 में। असम्यक असर, यही डायरेक्ट बिहार जे में पूछा। तो देखिए आगे भाई, अब लास्ट में आपका मृत्युकालिक कथन का एविडेंशियल वैल्यू। एविडेंशियल वैल्यू भी पूछा जाता है प्री में भी। मृत्युकालिक कथन एक सब्सटेंसिव एविडेंस होता है, सारवान साक्ष्य होता है। अगर मृत्युकालिक कथन सत्य हो, 3-4 बातें याद रखें, सत्य हो, विश्वसनीय हो, स्वैच्छिक हो और किसी के सिखाने पढ़ाने के कारण न किया गया हो, तो केवल और केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर यदि अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जाता है तो ये वैध माना जाएगा। फिर इस वाक्य को हम बता रहे हैं, ये जरूर शुरुआती दौर में लिखे। मृत्युकालिक देखिए आपका
ऐसे भी लिख सकते हैं, मृत्युकालिक कथन का साक्षिक मूल्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं बताया गया है, लेकिन यह एक सारवान साक्ष्य होता है, यानी कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार सारवान साक्ष्य होता है या सब्सटेंसिव एविडेंस होता है यदि न्यायालय की राय में मृत्युकालिक कथन क्या हो। 4-5 शब्द याद रखिए, सत्य हो, दूसरा क्या हो, विश्वसनीय हो, तीसरा क्या हो, स्वैच्छिक हो, चौथा क्या हो, सिखाने पढ़ाने के कारण न किया गया हो। 5 तो ऐसी दशा में केवल और केवल इस कथन के आधार पर अभियुक्त को सजा देना वैध होगा, अवैध नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, वैध। और तमाम ऐसे केस आए जहाँ की केवल मृत्युकालिक कथन के आधार पर न्यायालयों ने सजा दी। मुख्य रूप से इसमें जो केस लिखिएगा आपका कम से कम आपका 2 केस जरूर डालिएगा। एक केस आपका लिखना है शारदा विरधि चंद्र शारदा वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, और इसी में हम समाहित करवा देंगे क्योंकि एक ही बात कही गई तो 2 जगह ना लिखवाया जाए। दूसरा है रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी। रामनाथ माधव प्रसाद बनाम आपका मध्य प्रदेश राज्य, 1953 का ये केस है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का है। दोनों वादों में उच्चतम न्यायालय ने मृत्युकालिक कथन के संबंध में कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए और आपका 5 सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, और वहीं पांचों को मेंस के लिए क्या करना है, याद रखना है। प्री के लिए तो जितना बता दिया गया अब तक हो जाएगा, लेकिन मेंस के लिए 5 सिद्धांतों को याद रखना है। फिर एक बार केस पर बैक हुआ जब भाई तब 5 सिद्धांत लास्ट में हम बताते हैं। ये रामनाथ माधव प्रसाद वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का जो केस है ये आपका आईपीसी में भी पूछा जाता है, तो अलग से कहीं इंडिकेट कर लीजिए कि ये केस आईपीसी के किस सेक्शन पर आधारित है। तो आपका 34 लिखिए। रामनाथ माधव प्रसाद का जो केस है यह केस आईपीसी के किस सेक्शन पर आधारित है, तो इंडियन पेनल कोड के किस सेक्शन पर, 34 कॉमन इंटेंशन या सामान्य आशय। इसके लिए 3 एंगल अभी थोड़ा कोरिलेट किया जा रहा है भाई। 5 आपका नियम अभी बताते हैं, वो तो 5 लाइन में ही है, लेकिन ये केस का मॉडल देख लिया जाए रामनाथ माधव प्रसाद का। देखिए एक आया वारेंद्र कुमार घोष का केस, दूसरा जो केस 34 पर आता है, पहला आर वर्सेज क्रूज का भी आता है भाई, बता दिया जाए 3 केस। जज का नाम पूछा जाता है वारेंद्र कुमार घोष में भी हम बता रहे हैं, पहले लिख लें। इसमें लॉर्ड सुमनर या समनर, और इसमें आपका माधवन नायर। देखिए आपका 4 केस आप शुरुआती दौर में याद रखेंगे, और भी केस हैं। देखिए आर वर्सेज क्रूज का वाद सबसे पहले जानना है, ये सेक्शन 34 पर है, और इस बार पूछा भी गया था। पूछा ये गया था कि वैकेरियस लाइबिलिटी नहीं, आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी भाई, वैकेरियस नहीं। फिर एक बार
देखिए इसको कल बताएंगे भाई, थोड़ा दिमाग इधर उधर हो रहा है, इसलिए अच्छा है कि ब्रेक देकर पुलिस एक्ट शुरू किया जाए। ये जो आपका कुछ पॉइंट छूटा है, आपका जब दिमाग इधर उधर भागने लगे तो अच्छा यही रहता है कि क्लास बंद करके 10-15 मिनट क्या करिए, रेस्ट लिया जाए। तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर आपका पुलिस एक्ट चलेगा। इसको कल हम बता देंगे चारों केस।